सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज की यूनिवर्स के लिए। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इन अ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी का क्या होता है, इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है कि कांस्टेंट रहती है, इसकी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। यूनिवर्स में आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यूनिवर्स का मतलब यही है। हमारे लिए यूनिवर्स का मतलब यही है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। मान लो कि ये पूरा बोर्ड, वाइट बोर्ड जो दिख रहा है, ये हमारे लिए पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स का अगर ये पार्ट, इतने पार्ट को मैं ले लेता हूं अपने स्टडी के लिए, अपने अध्ययन के लिए, तो ये दिस इज माय सिस्टम। इसके अंदर जो भी चीजें हो रही है मुझे पढ़ना है। इसके अंदर ए है, इसके अंदर एन है, इसके अंदर डी है, उसका स्टडी आप करोगे। ये आपके लिए सिस्टम है। इसको छोड़ के बाकी जो बच गया सब सराउंडिंग है, और दोनों को मिला के क्या बना? दोनों को मिला के बना ब्रह्मांड, यानी कि यूनिवर्स। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है? यूनिवर्स होता है। तो जब हम लोग बोल रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, यानी हम ये देखेंगे कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी का क्या होता है, और वही चीज हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी देखेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सपोज कोई सा भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है विच एब्जॉर्ब्स हीट, डीक्यू हीट। सपोज और कंसीडर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, consider a reversible process in which heat dq is absorbed. Heat dq is absorbed by the system at temperature capital T। एक ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें सिस्टम डीक्यू हीट एब्जॉर्ब करता है एट टेम्परेचर टी पे। सो हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है बाय सिस्टम, देन व्हाट विल बी द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के एंट्रोपी में क्या चेंज होगा? हीट का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है सिस्टम में, तो चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ना, ऑफ सिस्टम ds1 इज इक्वल टू dq अपॉन कैपिटल T। यही तो फॉर्मूला है। दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस एंट्रोपी इज पॉजिटिव। ये एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, बट साइमल्टेनियसली dq हीट इज, कहां से ये हीट एब्जॉर्ब हुआ है? सिस्टम ने dq हीट एब्जॉर्ब किया सराउंडिंग से, यानी कि एट द सेम टाइम सराउंडिंग का dq हीट रिड्यूस हुआ है, डिक्रीज हुआ है। साइमल्टेनियसली dq हीट इज डिक्रीजेस ऑफ द सराउंडिंग, decreases of the surrounding, so change in entropy of surrounding के एंट्रोपी में क्या चेंज होगा? ds2 इज इक्वल टू dq अपॉन कैपिटल T, बट नेगेटिव। वाई नेगेटिव? ये पॉजिटिव क्यों है, ये नेगेटिव क्यों है? सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट्स व्हाई एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव।
और सिस्टम सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग का हीट डिक्रीज होता है बाय द सेम अमाउंट। दैट्स वाई इसका एंट्रोपी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंट्रोपी नेगेटिव होगा मीन चेंज ऑफ एंट्रोपी नेगेटिव होगा, उसकी एंट्रोपी कम होगी, सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज होगी, इसलिए यहां पे नेगेटिव लिया है। अब हम लोग देखते हैं टोटल चेंज इन एंट्रोपी। इट मींस एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। लिखते हैं टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स मीन्स वही सिस्टम प्लस सराउंडिंग। मेरे यूनिवर्स में बस दो ही लोग आते हैं, एक आता है सिस्टम और एक है सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो टोटल चेंज ds इज इक्वल टू दिस इज चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम के लिए, दिस इज चेंज इन एंट्रोपी सराउंडिंग के लिए। इसकी वैल्यू है dq अपॉन t, इसकी वैल्यू है माइनस dq बाई t, सो दिस इज 0, ds इज इक्वल टू 0, ds इज इक्वल टू 0। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज 0 रहती है। चेंज ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इन एनी रिवर्सिबल प्रोसेस इज 0, और एंट्रोपी चेंज 0 है मीन्स इन दैट केस इट मीन्स इन रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यहां लिखते हैं कहीं, कहाँ लिखें? लिखते हैं जी, लिखना तो पड़ेगा तब तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे में कहाँ समझ में आने वाला है। चलो लिखते हैं, लिखना तो पड़ेगा ना यार आपके लिए, नहीं तो कैसे समझोगे आप? अरे यार हाँ, ये इसका भी खिसक गया था। चलिए यहाँ लिख देते हैं, इट मीन्स इन रिवर्सिबल प्रोसेस entropy of the universe remains constant, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ds इज 0। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। चलिए अब हम कंसीडर करते हैं एक रिवर्सिबल साइकिल नॉट प्रोसेस तो हो गया। रिवर्सिबल साइकिल में चलो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कार्नोट साइकिल का। एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। ओके, तो अब हम लोग यूनिवर्स की एंट्रोपी को देखते हैं किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए। हमने यहाँ पे लिया है कार्नोट साइकिल को। कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल। तो हम लोग उसका पीवी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर पीवी डायग्राम, दिस इज P, दिस इज V, और कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस हैं। वन इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, तो चलो इसका नाम दे देते हैं। दिस इज 1 2 3 4। तो लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पे कि आपको पता है? 1 to 2 क्या है? 1 to 2 इज isothermal expansion, okay, and 2 to 3 is adiabatic expansion, okay, and 3 से 4 क्या है? 3 to 4 is isothermal
isothermal compression, isothermal compression, and fold to one is adiabatic compression, adiabatic compression. Okay, so let's consider the working substance. The working substance absorbs dq heat from the source during this process 1 to 2 at constant temperature capital T. मान लो कि वर्किंग सब्सटेंस प्रोसेस 1 to 2 में, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है. वर्किंग सब्सटेंस प्रोसेस 1 से 2 में डीक्यू हीट एब्जॉर्ब करता है. तो डीक्यू हीट कहां से एब्जॉर्ब करेगा? इट विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सोर्स. ओके, सो एंट्रोपी चेंज और चेंज इन एंट्रोपी चेंज यहां पे लिखता हूं मैं. प्रोसेस 1 to 2 की बात हो रही है. प्रोसेस 1 to 2, ये कहानी मैं बता चुका हूं कि वर्किंग सब्सटेंस डीक्यू हीट एब्जॉर्ब करता है सोर्स से. इसको लिखना पड़ेगा क्या? लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्पेस समझ में नहीं आएगा. चलो लिख रहे हैं. सपोज और कंसिडर, सपोज आगे पेज है कि नहीं मेरे पास? हाँ है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोच रहा था जगह की कमी है. सपोज डीक्यू हीट is absorbed by the ये हेडिंग है, थोड़ा अलग होना चाहिए. डीक्यू हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस in process 1 to 2 at constant temperature. कैपिटल T. कहां से? फ्रॉम हीट सोर्स. ऑब्वियस सी बात है. वर्किंग सब्सटेंस कहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा? सोर्स से एब्जॉर्ब करेगा. So suppose dq heat is absorbed by the working substance in process 1 to 2. This is isothermal, that's why temperature is constant. From heat source, entropy change of the working substance. कितना चेंज हो गया यार? This will be, चलो इसको ds1 ले लेता हूं. dq अपॉन कैपिटल T, एंट्रोपी इंक्रीज होगी क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस ने हीट को एब्जॉर्ब किया है. तो वर्किंग सब्सटेंस की एंट्रोपी इंक्रीज होगी, बट द एंट्रोपी ऑफ हीट सोर्स, दैट इज सराउंडिंग, द एंट्रोपी ऑफ सोर्स will decrease by same amount. Okay, but the entropy of source will decrease by same amount. वर्किंग सब्सटेंस dq हीट एब्जॉर्ब करता है हीट सोर्स से, तो वर्किंग सब्सटेंस की एंट्रोपी इंक्रीज होती है dq by t, क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब किया है. और कहां से एब्जॉर्ब किया है? सोर्स से एब्जॉर्ब किया है, तो उतनी ही एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी सोर्स की. ये पहला चीज हो गया. नाउ नेक्स्ट, प्रोसेस 2 to 3. प्रोसेस 2 to 3 क्या है? प्रोसेस 2 to 3 इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन. तो यहां पे किसी भी टाइप का ना तो हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, ना तो हीट का रिजेक्शन होगा. ओके, प्रोसेस, एक प्रोसेस यहां लिखा था कि नहीं मैं? वहां लिख चुका हूं. प्रोसेस 2 to 3 इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन. So in this process no heat is absorbed or rejected by the system.
rejected by the system. Okay, so dq is equal to 0, and if dq is equal to 0 then entropy change is also 0. 2 से 3 में कोई भी एंट्रोपी चेंज नहीं होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रोसेस 4 to 3, प्रोसेस 4 to 3, सॉरी 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4. dq heat is rejected by the working substance, dq heat is rejected by the working substance to the sink. Entropy change of working substance, यही हमारा सिस्टम है. वर्किंग सब्सटेंस ही हमारा सिस्टम है. एंट्रोपी चेंज ऑफ वर्किंग सब्सटेंस कितना होगा? ds2 इज इक्वल टू माइनस dq अपॉन कैपिटल T. माइनस dq अपॉन कैपिटल T. और एक गलती हुई है, जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना हीट रिजेक्ट नहीं कर देगा, वो बीच में कुछ काम भी करता है. तो मान लीजिए कि वो dq1 हीट एब्जॉर्ब किया है. सपोज dq1 amount of heat is absorbed at temperature T1. बोल रहे हो आप, ये टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा. जैसे टेम्परेचर T1, जैसे टेम्परेचर T2. तो dq1 heat is absorbed at temperature T1. So this is change in entropy in this process 1 to 2. And dq2 heat is rejected by the working substance to the sink at temperature T2. At temperature T2, so the entropy change of the working substance dq2 upon T2. Okay. Now अब हम लोग आ जाते हैं. अच्छा, यहां पे वर्किंग सब्सटेंस की एंट्रोपी डिक्रीज हुई है माइनस dq2 अपॉन T2, बट the entropy of the sink will increase by same amount. उतना ही एंट्रोपी सिंक का इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट, but the entropy of the sink will increase by the same amount. Okay, and not the last process, and the cycle will complete. Process 4 to 1. Process 4 to 1 क्या है? This is an adiabatic compression. So no heat will absorbed or rejected by the system. So no entropy change. ओके, अब आप ध्यान देख लीजिए. 1 से 2 में वर्किंग सब्सटेंस dq1 हीट एब्जॉर्ब करता है टेम्परेचर T1, उसकी एंट्रोपी इतनी इंक्रीज होगी, लेकिन सोर्स की एंट्रोपी उतनी ही डिक्रीज होगी बाय द सेम अमाउंट. 2 to 3 ये एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक प्रोसेस है. एडियाबेटिक प्रोसेस में ना तो हीट एब्जॉर्ब होता है ना तो हीट रिजेक्ट होता है, तो यहां पे कोई भी एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, ना तो वर्किंग सब्सटेंस का ना तो सराउंडिंग का. 3 to 4 ये एक आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है, जिसमें कि वर्किंग सब्सटेंस dq2 हीट रिजेक्ट करता है सिंक को एट टेम्परेचर T2. तो यहां पे वर्किंग सब्सटेंस की एंट्रोपी डिक्रीज होती है माइनस dq2 अपॉन T2, बट बाय द सेम अमाउंट द एंट्रोपी ऑफ द सिंक विल इंक्रीज. सिंक की एंट्रोपी उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी. एंड नाउ प्रेशर प्रोसेस 4 to 1 ये भी एक एडियाबेटिक कंप्रेशन है. तो यहां पे भी किसी भी प्रकार का ना तो हीट का एब्जॉर्प्शन होना है ना तो हीट का रिजेक्शन होना है, तो यहां भी
कोई एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए देखते हैं एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। उसको भी ले लिया, नहीं लेना था, बहुत सही नहीं लिया। तो चलिए टोटल चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस कितना हो जाएगा ये, ds इज इक्वल टू ds1 प्लस ds2, ds1 प्लस ds2, सो ds इज इक्वल टू dq1 अपॉन t1 माइनस dq2 upon t2. This is the total change in entropy of the working substance. But for Carnot cycle, dq1 upon t1, dq1 upon t1 is equal to dq2 upon t2. ये बढ़ा है कि नहीं? dq कार्नोट साइकिल के लिए हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ये सेम होता है। कार्नोट साइकिल के लिए हीट अपॉन टेम्परेचर, हीट अपॉन टेम्परेचर का रेशियो सेम होता है। सो dq1 अपॉन t1 इज इक्वल टू dq2 अपॉन t2। अगर इक्वल है फॉर कार्नोट साइकिल देन ds क्या हो जाएगा, ds विल बी जीरो, ds विल बी जीरो। और अगर वर्किंग सब्सटेंस, दिस इज द change in entropy of the working substance. If ds is equal to 0 for working substance, then for surrounding it will also 0. फिर सराउंडिंग के लिए भी ds 0 होगा, यानी कि यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी। अगर आप ऐसा लिखोगे तो भी इसको 0 लिख सकते हो। ओके, किसके लिए, फॉर रिवर्सिबल साइकिल, फॉर रिवर्सिबल साइकिल। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट ही रहती है। रिवर्सिबल साइकिल के लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं रहेगा। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। दिस इज रिवर्सिबल साइकिल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो या रिवर्सिबल साइकिल हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो या रिवर्सिबल साइकिल हो, यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट ही रहती है। रिवर्सिबल प्रोसेस में और रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट ही रहती है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी और कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इन अ रिवर्सिबल irreversible process. Change in entropy of the universe in a irreversible process. तो एक irreversible process हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, और चलिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक irreversible process। तो पहले तो अपन दो टेम्परेचर डिफरेंस ले लेते हैं, दिस इज टेम्परेचर T1 एंड दिस इज टेम्परेचर T2। और ये हमारा सिस्टम यहाँ से Q1 हीट एब्जॉर्ब करता है, Q2 हीट रिजेक्ट करता है। दिस इज सोर्स, दिस इज सिंक। तो अगर ये एक रिवर्सिबल साइकिल है, अगर ये एक रिवर्सिबल साइकिल है, तो वी नो दैट द एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल इज गिवन बाय ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। अगर हम लोग रिवर्सिबल साइकिल लिए तो रिवर्सिबल के लिए द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल साइकिल वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर डिफरेंस T1 and T2, टेम्परेचर डिफरेंस T1 and T2, in which the working substance absorbed heat Q1 from the source at temperature T1 and Q2 heat is rejected to the sink at temperature T2। अगर एक रिवर्सिबल साइकिल है, अगर मैं यहाँ पे इसको लिख लूँ कि ये एक रिवर्सिबल साइकिल है, तो इस Q1 में से कुछ पार्ट ये वर्क में कन्वर्ट कर देगा, कुछ पार्ट सिंक को रिजेक्ट कर देगा। रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी हो जाती है 1 माइनस T2 अपॉन T1।
ओके, जो कि दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में काम कर रहा है। दो टेम्परेचर डिफरेंस T1 और T2 के बीच में काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी ये होती है। बट बाय द कार्नोट थ्योरम द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन working between two temperature differences is maximum। क्या मतलब है इसका? किन्हीं भी दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में चाहे कितने भी इंजन्स काम कर रहे हो, कितने भी इंजन हो, दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में चाहे कितने भी इंजन हो, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी होती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है रिवर्सिबल इंजन की। मतलब कि ये एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी है इन दो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, इससे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकती। यही तो कार्नोट थ्योरम है जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। किन्हीं भी दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में चाहे कितने भी इंजन काम कर रहे हो, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी? रिवर्सिबल इंजन की। अच्छा, अगर इन्हीं टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में बहुत सारे रिवर्सिबल इंजन है तो सबकी एफिशिएंसी सेम होगी। ये भी बात है, ये भी कार्नोट थ्योरम में बताया गया है आपको। तो चलो हम लोग अब एक इरिवर्सिबल इंजन लेते हैं। नॉट सपोज एन इरिवर्सिबल engine is working between the same temperature difference, उन्हीं टेम्परेचर डिफरेंस में मान लो एक इरिवर्सिबल इंजन भी काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। efficiency of irreversible, sorry not reversible, efficiency of irreversible 1 minus Q2 upon Q1। और हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, हमने यहाँ पे माना है कि इरिवर्सिबल इंजन भी सोर्स से Q1 हीट एब्जॉर्ब करता है और सिंक को Q2 हीट रिजेक्ट करता है। जितना हीट रिवर्सिबल इंजन एब्जॉर्ब करता है, Q1 heat is absorbed by the reversible engine at temperature T1 and Q2 heat is rejected to the sink at temperature T2। तो हमने यहाँ पे माना है कि हमारा इरिवर्सिबल इंजन भी, जो इरिवर्सिबल काम कर रहा है उन्हीं दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में, वो इरिवर्सिबल इंजन भी Q1 हीट एब्जॉर्ब करता है सोर्स से और Q2 हीट रिजेक्ट करता है सिंक को। देन बाय कार्नोट थ्योरम, Now by Carnot's theorem क्या हो जाएगा? Efficiency of irreversible engine always less than, किससे? Efficiency of reversible engine। It means 1 minus Q2 upon Q1 is less than 1 minus T2 upon T1। ओके, ठीक है। सो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज लेस देन 1 माइनस T2 अपॉन T1। इसका मतलब ये है कि Q2 अपॉन Q1 इज ग्रेटर देन T2 अपॉन T1। 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज लेस देन 1 माइनस T2 अपॉन T1। Q2 अपॉन Q1 इज ग्रेटर देन T2 अपॉन T1। तो अच्छा घुमा भी लेते हैं इसी को, तो कैसे हो जाएगा ये? इट विल बी लाइक दिस, Q2 अपॉन T2 इज ग्रेटर देन Q1 अपॉन T1। तो ये रिजल्ट आपको मिल गया। ये रिजल्ट बेसिकली आपको कहां से मिला है? बाय कार्नोट थ्योरम। Q2 अपॉन T2 इज ग्रेटर देन Q1 अपॉन T1। और अब हम लोग आते हैं एंट्रोपी चेंज की तरफ। हमने अभी तक बात नहीं की है, अब आते हैं एंट्रोपी चेंज की तरफ। मान लो कि हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है वो कितना हीट एब्जॉर्ब करता है? वो हीट एब्जॉर्ब करता है Q1 फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T1।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग सोर्स की बात करेंगे और सिंक की बात करेंगे। सपोज Q1 heat is absorbed at temperature T1, then the change in entropy of the heat source, कितना एंट्रोपी चेंज होगा। सपोज दिस इज ds1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -Q1/T1। वाई माइनस, क्योंकि हीट से सोर्स को एब्जॉर्ब किया गया है, यानी कि सोर्स का हीट कम हुआ है, सोर्स का हीट डिक्रीज हुआ है, दैट्स वाई उसका एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा, -Q1/T1। ओके, एंड नाउ if Q2 heat is rejected to the sink at a temperature T2, then the change in entropy of the sink, कितना चेंज होगा एंट्रोपी में सिंक के लिए, ds2 इज इक्वल टू प्लस Q2/T2। इसको प्लस क्यों लिया है, क्योंकि सिंक को हीट मिला है एट टेम्परेचर T2, तो दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिंक, ds2 इज इक्वल टू Q2/T2, एंड नाउ टोटल चेंज इन एंट्रोपी, कितना हो जाएगा, ds इज इक्वल टू हो जाएगा ds1 प्लस ds2, एंड व्हाट इज ds1? ds1 इज इक्वल टू -Q1/T1 प्लस Q2/T2, इट मीन्स Q2/T2 minus Q1/T1. This is the change in entropy of the surrounding. चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग ना, क्योंकि इसमें सिंक को भी लिया है, यहां लिख देते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, SURROUNDING। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सराउंडिंग? हीट सोर्स प्लस सिंक। ओके, एंड नाउ अभी हमने प्रूव किया था पीछे, कहां प्रूव किया है, पीछे प्रूव किया है यहां पर कि Q2/T2 is greater than Q1/T1. Now Q2/T2 is greater than Q1/T1, इसलिए यहां पर ds क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव मिलेगा। इट मीन्स चेंज इन एंट्रोपी ds is always greater than 0 for irreversible process। ठीक है, ds पॉजिटिव ना, चेंज इन एंट्रोपी आपको पॉजिटिव मिली है, यानी कि इररिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, कांस्टेंट नहीं रहती, जीरो नहीं रहता। किसी भी इररिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। एंड वी नो, और हम जानते हैं कि ऑल द रियल प्रोसेसेस आर इररिवर्सिबल प्रोसेस। जो वास्तविक जो प्रक्रम होते हैं, जो सच्ची जो व्यवहारिक प्रक्रम होते हैं, वो सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी इररिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। इररिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, और जितने भी वास्तविक प्रोसेस हैं, एक्चुअल प्रोसेसेस हैं, वो सभी के सभी क्या है? इररिवर्सिबल प्रोसेस हैं। ओके, सो दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी इन इररिवर्सिबल प्रोसेस। दो चीजें हैं, दो कंक्लूजन आप लेके जाइए। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। इररिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ओके, डन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।